Good morning and welcome to my class. I am Asifan, and in this experiment we are trying to learn English to speak in daily situation so that whenever situation comes you may express yourself in a logical manner. हमारे इस प्रयोग में आपका स्वागत है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेजी के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हम सीख जाएं ताकि 3 4 5 सेंटेंस में अपनी बात हम सामने वाले तक पहुंचा। जो लोग इस प्रयोग से निरंतर जुड़े हुए हैं, आज नवा टेलीकास्ट है। जो लोग शुरू से नहीं जुड़े थे वे पुराने वीडियो उपलब्ध हैं, उन्हें देख सकते हैं। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है, अगर सही में आपको ये प्रयोग अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर इट विद अदर। ज्ञान छुपाने का नहीं होता, जितने लोगों तक पहुंचेगा उतना फायदा होता है। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। स्पोकन इंग्लिश में आज हम मॉडल ऑक्सिलरीज पर बात करना चाहते हैं। ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब होती है, ज्यादा सरल शब्द है हेल्पिंग वर्ब, हम यूज करते रहते हैं। और ऑक्सिलरी भी वही है। अब हेल्पिंग वर्ब तो जानते ही हो, धीरे धीरे कोशिश करो ऑक्सिलरी भी बोले। मॉडल ये एक टर्म यूज की जाती है कुछ अलग हेल्पिंग वर्ब्स के लिए। इन्हें मॉडल हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग होता है इनके साथ, तीनों टेंस में नहीं होते, इसलिए इन्हें अलग से करते हैं। प्रॉपर टेंस अपन बाद में करेंगे। आज हम फोकस करना चाहते हैं कैन, कुड, मे और माइट पर। बहुत कंफ्यूजिंग प्रयोग होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं क्योंकि बहुत बारीक बारीक से फर्क होते हैं। नतीजा ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम इसका दुरुपयोग करते हैं इस इंफॉर्मेशन का, क्योंकि जरा सी सूचना बदलते मॉडल बदल जाता है। इस बात का दुरुपयोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किया जाता है, तो नियम मालूम होना चाहिए। वैसे बस केवल बोलना चाहिए। हर आदमी ग्रामर की किताब लिए नहीं फिरेगा जो आपको ये बता सके कि आपने यहाँ कैन लगाया था, वहां मे लगना चाहिए था। मुंह से कैन निकल गया तो कैन सही है, मे निकल जाए तो मे सही है। लेकिन चूंकि हम शुरू कर रहे हैं तो अगर सही निकले तो ज्यादा अच्छा है। जो स्ट्रक्चर हम इसमें यूज करते हैं, सारे मॉडल्स के लिए केवल एक स्ट्रक्चर है। जितने मॉडल हैं हम धीरे धीरे कर देंगे 2 एक दिन में। जो भी काम करने वाला है, सब्जेक्ट होता है डूअर, वो व्यक्ति जो कुछ कर रहा है। उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी का उपयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबके साथ आती है, ये मॉडल की एक खास पहचान। और फिर जो भी काम उसने किया है वो लिख। जो सेंटेंस बनेगा उसमें जो काम करने वाला है वो सबसे पहले लिखना है। जो मॉडल आप लगाना चाहते हैं उसे लिखेंगे। वर्ब अपनी बेस फॉर्म में यूज की जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे कैन और मे दोनों की हिंदी याद होती है सकना। जो आपको हिंदी याद है वो है सकता या सकना। जब हम कोई काम कर सकते हैं तो फिर प्रयोग किया जाता है कैन का या मे का। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दैट कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन का जो उपयोग है ये होता है एबिलिटी बताने के लिए या कैपेसिटी बताने के लिए। हिंदी कर लेते हैं। एबिलिटी माने होती है योग्यता और कैपेसिटी होती है क्षमता। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एबिलिटी एंड कैपेसिटी? एबिलिटी और कैपेसिटी में फर्क क्या है? एबिलिटी योग्यता, कैपेसिटी क्षमता। अब अगर इन दोनों में फर्क करना है, कैसे करें? जल्दी से लिख के बताओ। एबिलिटी और कैपेसिटी, या हिंदी में योग्यता और क्षमता में क्या अंतर है? किन बातों को मैं अपनी योग्यता बता सकता हूँ, किन बातों के लिए कहूंगा कि ये मेरी क्षमता है? देखो, योग्यता हमेशा मेंटल होती है, मानसिक होती है। जो भी स्किल है, जो भी योग्यता है वो हमेशा दिमाग की होती है। क्षमता शरीर की, ताकत से जुड़ी हुई बातें जो हैं, तो आपको मालूम है कि सबका स्टेमिना अलग होता है। कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी और कैपेसिटी। कैन का उपयोग हम करते हैं योग्यता या क्षमता बताने के लिए। योग्यता हमेशा दिमाग की होती है, क्षमता शरीर की होती है। मे एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, जबकि मे का उपयोग करते हैं संभावना बताने के लिए। संभावना किसी काम के होने की चांसेस जो बनते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी गणित वालों ने पढ़ा होगा कहीं, प्रायिकता होती है। जितने तरह की घटनाएं हैं उनमें से हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं उसके होने की क्षमता। तो लेट्स रिपीट क्विकली। कैन एक्सप्रेस करता है एबिलिटी और कैपेसिटी को, योग्यता या क्षमता। मे बताता है पॉसिबिलिटी, संभावना या प्रायिकता। अब मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये मेरी योग्यता है कि क्षमता है? थिंक ओवर इट, सोचो इस पे। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, ये काम मेरे शरीर से संबंधित है या दिमाग से संबंधित? जैसी हेल्थ मेरी अभी है, ये थोड़ी सी बढ़ जाए
तब भी मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा। थोड़ा दुबला हो जाऊं तब भी अंग्रेजी बोल सकता हूँ। इट मीन्स स्पीकिंग इंग्लिश इज नॉट रिलेटेड विथ माई फिजिकल बॉडी। मेरे शरीर से अंग्रेजी बोलने का कोई संबंध नहीं है। अंग्रेजी बोलना एक दिमागी क्षमता है। तो कहेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब वो जो बात मैंने शुरू में आपसे कही थी, खुद के दिमाग में क्रिएटिविटी होना चाहिए। अपने आप से सवाल करो, अपने आप को बताओ कि अब और क्या हो सकता है। देखो बस ये एक बेस सेंटेंस है, इससे देखो हम कितने सेंटेंस निकाल सकते हैं। सोचो इंग्लिश का और क्या हो सकता है। स्पीक की जगह हम कुछ और ले आए क्या? तो आई कैन राइट इंग्लिश पढ़ सकता होता। इंग्लिश को बदल लो, भाषाओं के नाम लिखते रहो, एक आध घंटा अंग्रेजी बोलती रहेगी। देखो आई कैन स्पीक हिंदी, आई कैन स्पीक तमिल, आई कैन स्पीक संस्कृत, आई कैन स्पीक उर्दू, आई कैन स्पीक फ्रेंच, लैटिन, जितनी भाषाएं याद आते जाए नाम, होगा कुछ नहीं, बहुत बड़ी अंग्रेजी नहीं सीख रहे, बट ए रिदम विल डेवलप। जिस बात पे मैं सबसे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ शुरू से ही, वो है गले में एक रिदम पैदा होना। जब गला एडजस्ट होगा अंग्रेजी से, तब अंग्रेजी बोलेगी। रिपीट सेंटेंस को रिपीट करो, जितनी बार कर सकते हो, उससे एक लय पैदा होगी। अभी हमारा गला, हमारा नहीं आपका गला हिंदी बोलने के लिए अभ्यस्त है, उसमें वो अंग्रेजी वाले पैटर्न बहुत इजीली नहीं आएंगे, अटकते हैं। वो अटकना बंद करने के लिए आई कैन स्पीक इंग्लिश, सोचो अंग्रेजी का क्या क्या कर सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, एक सेंटेंस आ गया। आई कैन रीड इंग्लिश, वेरी गुड। अब जब पढ़ लिया है तो लिख भी सकते हो यार। तो आई कैन राइट इंग्लिश, और समझ जाओ तो कैसी रहे। फिर समझने से क्या कहते हैं? बस ओरिजिनल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। समझने से कहते हैं अंडरस्टैंड। सेंटेंस तो रेडीमेड है, आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश। और क्या कर सकते हैं? राइट हो गया, स्पीक हो गया। वो घर पे मम्मी या दीदी को एक काम करते देखा होगा ना, जब कपड़े धोते हैं तो उसके बाद कपड़े सूखने टांगने से पहले एक प्रोसेस होती है जिसमें उस कपड़े को ट्विस्ट किया जाता है, निचोड़ना जिसे कहते हैं। पहले एक सेंटेंस को तब तक निचोड़ो जब तक उसकी दम ना निकल जाए, जितना एक्स्ट्रा पानी है निकल जाए, फिर फटकार के डाल दो। अभी फोकस करो, आई कैन स्पीक इंग्लिश। पढ़ा देता तो आई कैन टीच इंग्लिश, सीख लेता तो आई कैन लर्न इंग्लिश। अब दूसरा काम सुनो, हम वापस अपने ओरिजिनल सेंटेंस पे आते हैं। हमने कहा था कैन एक्सप्रेसेस एबिलिटी एंड कैपेसिटी। दूसरा सेंटेंस है मैं ये टेबल उठा सकता हूँ। जिस टेबल पे अभी मेरा लैपटॉप रखा है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ कि इस टेबल को उठा सकता हूँ। तो आई कैन लिफ्ट दिस टेबल। अब दोनों को कंपेयर करो। आई कैन स्पीक इंग्लिश मेंटल एबिलिटी है जिसका शरीर से कोई लेना देना नहीं। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल फिजिकल एक्टिविटी है जिसका शरीर से लेना देना है, दिमाग से कोई लेना देना। दिमाग तो कह देगा कि ऐसे पकड़ो, इसे उठा लो, लेकिन ताकत हो तब ना। अगर बात फिजिकल ताकत से जुड़ी हुई है तो कैपेसिटी है, दिमाग से जुड़ी हुई है तो एबिलिटी है। अब बहुत बारीक सा फर्क होता है, दिमाग ही बताता है कि टेबल को भी कैसे उठाना है। तो योग्यता और क्षमता में अंतर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। हम ब्रैकेट में लिख दें एबिलिटी तो आप मान लेना कि ये योग्यता है, हम कैपेसिटी लिख देते हैं तो कैन का उपयोग हो जाता है। अब मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो सकता हूँ। अब ये क्या है? ये ना योग्यता है ना क्षमता है, ये है संभावना। आई मे पास इन फर्स्ट डिवीजन। मैंने तैयारी की है, मुझे अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा है, अगर पेपर हो जाते हैं तो मेरे साथ ये होगा, आई में पास इन फर्स्ट डिवीजन। वह घर पर हो सकता है। अब अभी सवेरे का टाइम है, सारे लोग नहा धो के घर पे हैं, तो जिस आदमी की हम बात कर रहे हैं भला आदमी है तो उसे भी घर पे ही होना चाहिए, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी माने किसी काम के होने की संभावना। तो ही मे बी एट होम। अब ये घर होना ना तो उसकी योग्यता है ना उसकी क्षमता है, यहाँ हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी की। तो जो काम हो सकते हैं उन्हें पॉसिबिलिटी में शामिल करते हैं, जो प्रोबेबल है, संभव है, उन्हें मे से बनाते हैं। एबिलिटी और कैपेसिटी जब बताना होती है तो कैन से। बस अब करना ये है कि किसी को भी ये बताना है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके दिमाग में कितनी क्षमताएं हैं। अब टीवी सुधारना, तो उसके लिए कोई अच्छा खासा पहलवान होना जरूरी नहीं है। टीवी सुधारना एक स्किल है, स्किल मतलब दिमाग से जुड़ा हुआ काम है। आई कैन सुधारने की अंग्रेजी पूछना पड़ेगी किसी से, कोई बता देगा कि रिपेयर कहते हैं तो कर लेंगे। वैसे बिना पढ़े लिखे दुकानदार जानते हैं रिपेयर हर दुकान के सामने लिखा रहता है, जहाँ पंखे रिपेयर किए जाते हैं, कूलर रिपेयर किए जाते हैं, तुम भी रिपेयर कर दो, क्या दिक्कत। तो आई कैन रिपेयर टीवी। थोड़े से काम की बातों की तरफ आते हैं जहां से फंसना शुरू होते हैं, अंग्रेजी में उलझना शुरू होते हैं। नेगेटिव करना होता है, यही क्षमता योग्यता नहीं वाली बताना होती है। योग्यता दो तरह की होती है और नहीं होती।
मान लो मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता तो आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। मैं इस टेबल नहीं उठा सकता तो आई कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल। अब रिदम देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल। जब इन्हें लगातार आप बोलोगे, कोई भी सेंटेंस जब इस तरह से फ्रीक्वेंटली रिपीट किया जाएगा तो एक गले की ईज पैदा होगी जिसपे हम बात कर रहे हैं, एक सहज तरीके से अंग्रेजी का सेंटेंस बोले। अगर सवाल पूछना होता तो केवल हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ तो कैन आई स्पीक इंग्लिश। क्या मैं ये टेबल उठा सकता हूँ, कैन आई लिफ्ट दिस टेबल। तीनों रिपीट करो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, कैन आई स्पीक इंग्लिश। तीनों में इंटोनेशन में फर्क देखो, जो बोलने का तरीका है उसका लहजा बदलता है। एक बार फिर सुनो, आई कैन लिफ्ट दिस टेबल स्टेटमेंट है, सीधा सीधा बोला जाता है। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल इज ए स्टेटमेंट, तो बिल्कुल सीधा बोलेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कुछ नहीं है, बस सीधा जो है वो। लेकिन जब हम मना करेंगे तो थोड़ी सी भावना जोड़ना शुरू होगी। आई कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल मतलब हम अपनी इनएबिलिटी स्वीकार कर रहे हैं, अयोग्यता स्वीकार कर रहे हैं, कमजोरी स्वीकार कर रहे हैं। टेबल बहुत बड़ा है, हमसे नहीं उठेगा। सो द टोन इज नॉट दैट ऑफ द स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट वाली टोन नहीं है। आई कैन लिफ्ट दिस टेबल सीधा सीधा डिक्लेरेशन था, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस टेबल टोन बदल गई। जब पूछेंगे तो हम सवाल कर रहे हैं, हमें डाउट है अपनी क्षमता पे, हम यस या नो सामने वाले से जानना चाहते हैं, तो कैन आई लिफ्ट दिस टेबल। इस तरह से तीनों सेंटेंस बोल के देखो, कोई भी एक सेंटेंस बनाओ, उसे तीनों तरह से कन्वर्ट करो, धीरे धीरे फर्क समझ में आएगा। तो ये तो बेसिक है, बेसिक के लिए कोई काम जरूरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो आपकी योग्यता है तो आप कैन से बोल दो, संभावना लगती है तो मे से बोल दिया जाए। कैन एंड मे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है। कैन और मे दोनों का प्रयोग परमिशन के लिए होता है। कुछ लोगों के लिए काम की सूचना होगी। मे पुरानी वर्ब है, 8वीं शताब्दी में पैदा हुई थी। कैन नई मॉडल वर्ब है जो 13th सेंचुरी में पैदा हुई है। तो मे कैन से 500 साल बड़ा शब्द है। पहले मे का उपयोग ही होता था, बाद में कैन ने धीरे धीरे अतिक्रमण किया है। तो कैन एंड मे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस परमिशन, दोनों का उपयोग परमिशन के लिए होता है। मे इज रेदर फॉर्मल, मे औपचारिक है। औपचारिक मतलब हम अनुमति ले रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, हमें अनुमति की जरूरत नहीं है। लेट मी रिपीट, मे इज रेदर फॉर्मल, ये ज्यादा फॉर्मल होता है। मतलब ये है कि हम तो वैसे ही अनुमति ले रहे हैं, हमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है, अनुमति तो हमें मिली मिलाई है। दिस इज फॉर्मल वे। कैन में थोड़ी सी झिझक आ जाती है। वो जो हेड सेंटेंस आपने कई बार बोला है उससे शुरू करते हैं। दरवाजे पे हम क्लास में एक सेंटेंस बोलना सिखाते हैं बच्चों को, बहुत छोटी क्लास से। मे आई कम इन सर, या मैडम जैसी स्थिति हो, और कैन आई कम इन सर। नाउ थिंक द डिफरेंस बिटवीन मे आई कम इन सर एंड कैन आई कम इन सर। आपको कैन आई कम इन सर कहना क्यों नहीं सिखाया? हमने मे आई कम इन कहना सिखाया बच्चों को। हमारी टीचर बहन जी, सर जो भी थे, उन्होंने कहा कि गेट पे से भीतर आना है तो मे आई कम इन सर, बाहर जाना है तो मे आई गो आउट। वहां उन्होंने कैन आई कम इन, कैन आई गो आउट क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, अच्छा हुआ, कह भी नहीं सकते थे। मे आई कम इन फॉर्मल परमिशन है। क्लास का सीन आपको याद होगा, जब पढ़ते थे तब अक्सर कुछ बच्चों को स्कूल आने में देर हो जाती है किसी न किसी कारण से, और पहले पीरियड में हम एक अटेंडेंस वाली प्रोसेस निपटाते हैं। टीचर बच्चों के नाम से हाजिरी लेते हैं, कितने लोग आए कितने नहीं। अब वो जो एक लेट हो गया वो भागता हुआ चला आ रहा होता है, जब ही वो गेट पे आता है तो अब हमने सिखा रखा है कि कुछ बोलना है, दरवाजे पे बोलता है मे आई कम इन सर। इस सीन को याद करो तो ऐसा होता था, गेट पे होता था मे, 2 कदम आके होता था आई, अगले 2 कदम आके कम इन, और सर कहते कहते तो वो अपने ठिकाने पे जाके बैठ जाता। दरवाजे पे उसने खड़े होके जल्दी से मे आई कम इन सर कहा और ही एंटर द क्लास। अब क्यों किया ऐसा? क्योंकि उसे मालूम था कि मैंने स्कूल आके बड़ी कृपा की है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। कभी सुना मे आई कम इन सर के जवाब में कह दिया हो किसी ने नो? नहीं सुन सकते। और अगर नो कह दिया तो फिर उसे अंग्रेजी नहीं आती जिसने ऐसा किया है। मे आई कम इन सर का केवल एक जवाब है और वो है यस। विद्यार्थी ने हम पे बड़ी मेहरबानी की है, स्कूल तक आ गया, तो हम उसे ससम्मान बिठा लेते हैं। कभी भी दरवाजे से नो नहीं कहा जाता। तो मे इज रेदर फॉर्मल, मे की अनुमति मिली मिलाई होती है। लेकिन अगर मेरी क्लास के बजाय आप किसी वीआईपी के कमरे में जा रहे होते तो वहां ये नहीं चल सकता था कि मे आई कम इन सर कहते कहते भीतर ठस जाते। वो उनका सुरक्षा चक्र जो होता है ना, वो उठा लेता है। वहां यू हैव टू स्पीक कैन आई कम इन सर एंड हैव टू वेट
till they permit you। फर्क समझो, मे आई कम इन सर मिली हुई अनुमति है, कोई नहीं रोक सकता, आपको तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करना है, कह देना है मे आई कम इन सर, आ जाओ। लेकिन अगर किसी बड़े अधिकारी, बड़े व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं जहां हमें इंतजार करना है उनकी अनुमति का, तो फिर कहा जाएगा कैन आई कम इन। ये फर्क होता है दोनों। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव। मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, लेकिन केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में। पॉसिबिलिटी संभावना होती है, हम जो ओवरऑल सिचुएशन है उसका मूल्यांकन करके ये पता लगाते हैं कि अब हमें कुछ कहना चाहिए। जैसे आज बादल हो रहे हैं, हवा भी अच्छी चल रही है, और पिछले अनुभव से हम ये जानते हैं कि ऐसा माहौल बरसात के लिए होता है, तो हम कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। हम ना तो मौसम विज्ञानी हैं ना ज्योतिषी हैं, लेकिन अपनी नॉलेज के आधार पे जो आसमान की स्थिति है उसे देख के हम ये बता सकते हैं कि आज बारिश होगी, तो कहा जाएगा इट मे रेन टुडे। आई मे टॉप द क्लास, मैंने मेहनत की है, मेहनत की आधार पर दूसरे लोगों के भी नंबर भी देखे हैं, मुझे लगता है कि मुझे टॉप करना चाहिए। जरूरी थोड़ी है, पॉसिबिलिटी तो है, संभावना दोनों तरह के रिजल्ट ला सकती है। कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये एक मजेदार सूचना है, इसे याद रखना। इट मे रेन टुडे का नेगेटिव अगर करवा दिया जाए तो 90% लोग करते हैं इट मे नॉट रेन टुडे, और इट मे नॉट रेन टुडे नहीं चलता, क्योंकि कैन इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। रिपीट करो, गंभीर बात है, इसे याद रखना है, जीवन भर बहुत बार फायदा पहुंचाएगी। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव, अगर संभावना सकारात्मक है तो प्रयोग करेंगे मे का, वही संभावना नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है, हम उससे सवाल कर रहे हैं, तो प्रयोग किया जाता है कैन का। जैसे बारिश हो सकती है तो है इट मे रेन टुडे, नहीं हो सकती तो इट मे नॉट, नहीं इट कैन नॉट रेन टुडे। कैन इट रेन टुडे, अगर हम पूछना चाहते हैं कि क्या बारिश हो सकती है तो कैन इट रेन टुडे। बारिश नहीं हो सकती, इट कैन नॉट रेन टुडे, लेकिन हो सकती है, अफर्मेटिव है, तो इट कैन रेन टुडे नहीं, इट मे रेन टुडे। इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए विश। अब तो नौबत नहीं आती, लेकिन पहले मे का उपयोग आशीर्वाद देने में, इच्छा व्यक्त करने में किया जाता था। मे इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ विश, आशीर्वाद, वरदान या इच्छाएं व्यक्त करने में इससे बहुत सेंटेंस बनते थे। तब एक खास बात होती थी कि इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, फुल स्टॉप नहीं लगाते। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे। अब ये दुआ है, एक आशीर्वाद है, एक वरदान है, मे यू लिव लॉन्ग। आपका ज्यादा जीना मेरी मर्जी पर निर्भर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ गॉड, मर्जी भगवान की चलेगी, इसलिए हम कहेंगे मे यू लिव लॉन्ग, और फिर साथ बाद में फुल स्टॉप नहीं लगेगा, इसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। मे सक्सेस अटेंड यू, सफलता आपको मिले। तो ऐसे वाक्य अब पुराने हो गए तो बस केवल कहीं पढ़ने को मिल जाए तो ये मीनिंग समझ में आना चाहिए कि ये इच्छा व्यक्त की जा रही है। कुड एंड माइट आर यूज्ड एज पास्ट इक्विवेलेंट्स ऑफ कैन एंड मे। जहां कैन और मे का उपयोग होता है वही मीनिंग बताने के लिए पास्ट में कुड का या माइट का उपयोग होता है। जैसे आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, मैं नदी के आर पार तैर सकता था। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, माने ये कैपेसिटी थी मेरी कि मैं नदी पार कर सकता हूँ, इतनी ताकत थी मुझ में। लेकिन ये ताकत तब थी जब मैं तुम्हारी उम्र में था। तो अभी आई कैन स्विम नहीं कह सकता, आई कैन स्विम तुम कह सकते हो, तुम में अभी क्षमता है। लेकिन मैं कहूंगा आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तब मैं ये काम कर लेता था। आई थॉट ही माइट बी एट होम, मैंने सोचा कि वो घर होगा, सुबह का टाइम है, घर होना चाहिए, बहुत रात हो गई है, घर होना चाहिए। तो आई थॉट ही माइट बी एट होम, तो ही मे बी एट होम नहीं, ही मे बी एट होम प्रेजेंट में, इसी को पास्ट करना है तो होगा ही माइट बी एट होम। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर प्रेजेंट है, पास्ट करेंगे तो आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर। अब दूसरे को भी ये मालूम पड़ जाए कि ये पास्ट है तो एक सेंटेंस जोड़ते हैं, व्हेन आई वाज यंग, पास्ट का इंडिकेशन करते हैं। जहां मे कैन और मे का प्रयोग होता है वहीं कुड और माइट का प्रयोग किया जाता है इफ द रेफरेंस इज ऑफ पास्ट। एक वेरिएशन है कि कैन इज इक्वल टू इज एम आर एबल टू,
plus V1 and could is equal to was were plus able to. He can speak English, वो अंग्रेजी बोल सकता है। इसे एक तरीके से और कह सकते हैं कि he is able to speak English, वो अंग्रेजी बोल सकता है। I could run 5 kilometers, अब when I was young understood meaning है, अगर आप नहीं जानते तो मुझे बोलना पड़ेगा। I was able to run 5 kilometers, मैं 5 किलोमीटर दौड़ लगा सकता था। अब ये 5 किलोमीटर दौड़ तब की थी जब मैं युवा था। कैन नॉट इज इक्वल टू इज एम आर अनेबल टू, नेगेटिव अगर है तो फिर कुड नॉट के लिए वाज वर अनेबल टू और कैन नॉट के लिए इज एम आर अनेबल। ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश का मीनिंग कन्वे करने का एक और तरीका है ही इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। कर सकता तो कहते एबल टू, नहीं कर सकता तो कहेंगे अनेबल टू। आई कुड नॉट रन 5 किलोमीटर्स तो आई वाज अनेबल टू रन 5 किलोमीटर्स। इन प्रेजेंट टाइम कंटेक्स्ट could and might are used as less positive versions of can and may. can और may के बजाय could और might का प्रयोग किया जाता है जब हम ज्यादा कंफर्म नहीं होते किसी बात में। I can attend the party का मतलब है कि तुम्हारी बर्थडे की पार्टी है और मैं आ रहा हूं, लेकिन I could attend the party, आ तो सकता हूं, but the percentage of my coming is very low. The hope of my coming is very low. मेरे आने की उम्मीद कम ही है। May I take your bicycle? मैं तुम्हारी साइकिल ले जाऊं? जब ये सीन पिक्चराइज होगा तो मैं साइकिल स्टैंड पे से उतारूंगा और उसे चलाना शुरू कर दूंगा। ये है May I take your bicycle? मैंने पूछ के कृपा की है, तुम मना कर ही नहीं सकते, बाइसिकल तो मैं ले जा रहा हूं। Can I take your bicycle? थोड़ी सी झिझक आ गई, अब मुझे आपके हाँ कहने तक रुकना पड़ेगा। मे आई टेक योर बाइसिकल में बिल्कुल नहीं रुकना, सीट पे बैठ के पैडल पे पांव रख के और फिर कहूंगा कि अभी आता हूँ। ये होता है मे आई टेक योर बाइसिकल। कैन आई टेक योर बाइसिकल में मुझे काम है, जरा चाबी देना, इस तरह की फीलिंग आ जाती है, हम उसकी परमिशन लेते हैं। माइट आई टेक योर बाइसिकल ये लेस पॉजिटिव वर्जन है, कम उम्मीद है। कुड आई टेक योर बाइसिकल, अब ये सारे वेरिएशन परिस्थितियों के आधार पे थोड़े थोड़े से चेंज होते हैं। अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, इन चीजों को बोलते बोलते अपने आप समझ में आती हैं। लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ये बातें आएंगी। माइट का ये प्रयोग हम बहुत करते हैं, हम माने टीचर्स। माइट इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस ए डिग्री ऑफ डिससेटिस्फैक्शन और रिप्रोच, या वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनीथिंग। जब हम किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते, हमें अच्छा नहीं लगता, तब हम माइट का उपयोग करते हैं। जैसे you might pay a little more attention to your appearance. You might pay a little more attention to your hairstyle. अपनी हेयर स्टाइल पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो चलो आज इसकी प्रैक्टिस करना, और अगर ये अच्छा लगा तो दूसरों से शेयर करना है। रूट सेंटेंस बना के, एक सेंटेंस बना के और फिर उसी मीटर में सारी चीजें डालते जाओ। इंग्लिश इस मामले में बहुत सरल है, बस एक बार बेसिक स्ट्रक्चर पकड़ लो एंड रिपीट इट अगेन एंड अगेन। थोड़ी दिनों बाद जो सेंटेंस एक बार भूल गया वो दोबारा बहुत एटीज जुड़ेगा। जल्दी से जाने से पहले टाइप करो हाउ वाज द क्लास, कैसी थी क्लास। ओके, थैंक यू वेरी मच।